पहले रामाशीष यादव मुझसे उत्तर प्रदेश में काम करवाता था और उसके बाद से बिहार के गयाजी जिले में अपने ईंट भट्ठे पर काम करवाने लगा। पिछले 30 साल से मैं उसके लिए काम कर रहा हूं और पर्व तथा त्यौहार कभी आता है तो 2-4 हजार रुपए वह दे दिया करता था, लेकिन न जाने कैसे मेरे ऊपर उसने लाखों रुपए का कर्ज चढ़ा दिया। यह बात लालू मांझी कहते हैं और अब उनकी बहू यह कर्ज उतारने के लिए रामाशीष यादव के ईंट भट्ठे पर काम कर रही है। इसी प्रकार से 62 बंधुआ मजदूर रामाशीष यादव के लिए काम कर रहे थे, जिनको प्रशासन ने मुक्त कराया है। हमारे समाज में पिछले कुछ समय से एक ऐसी तस्वीर बनाई गई है जिसमें अगड़ी जातियों को विलेन के तौर पर पेश किया जाता है कि इन्होंने दलित पर अत्याचार किया और अब भी कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में कोई अगड़ी जाति का व्यक्ति मालिक नहीं है, बल्कि हंसी तो इस बात पर आती है कि आरोपी जिस जाति से ताल्लुक रखते हैं उस जाति के नेता और उस जाति के पार्टियों के प्रवक्ता, मतलब कि उस जाति का वोट जिन पार्टियों को मिलता है उसके प्रवक्ता टीवी पर दिन और रात इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने दलितों के लिए लड़ाई लड़ी है और दलितों को वह उनका अधिकार दिला रहे हैं। इस घटना में जाति का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि असल तौर पर शोषण करने के लिए जाति कोई पैमाना है ही नहीं, बल्कि जो व्यक्ति सबल है, पैसे वाला है, वह अपने से कमजोर का शोषण करता ही करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक ऐसा माहौल सेट किया गया है कि अगड़ी जाति के व्यक्ति का मतलब ही है अत्याचारी। गया जी की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बिहार का गया जी जिला, उसमें एक फतेहपुर नाम का प्रखंड पड़ता है। वहां पर एक गांव पड़ता है पूर्वी बाथन। उसी गांव में छापेमारी हुई। यह छापेमारी क्यों हुई? छापेमारी इसलिए हुई क्योंकि डीएम को इस बात की जानकारी मिल गई थी कि पिछले 30 साल से 2-2, 3-3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रामाशीष नाम के किसी दबंग के ईंट भट्ठे पर बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। उसको जो मन में आता है वो देता है और वहां पर काम करने वाले लोगों के ऊपर उल्टा ऐसा कर्ज चढ़ाता है कि उस कर्ज को वो कभी चुका ही नहीं पाते। दैनिक भास्कर इसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट में जाकर उन मजदूरों से बातचीत करता है। वहां पर मजदूर कहते हैं, एक मजदूर बातचीत में बताता है कि हमने उनसे कोई कर्ज नहीं लिया, लेकिन मेरे ऊपर लाखों का कर्ज हो गया, ये ना जाने कैसे हुआ। एक मजदूर कहता है कि हमारे ऊपर 8 लाख रुपए का कर्ज रामाशीष यादव और रामाशीष यादव के बेटे के द्वारा चढ़ा दिया गया। बल्कि वह कहता है कि अगर 8 लाख रुपया हमने लिया होता तो 8 लाख रुपया लेकर के हम क्या करते। वो अपना झोपड़ी का टूटा फूटा घर दिखाकर कहता है कि 8 लाख रुपया अगर मेरे पास होता तो हम अपना घर कम से कम बनवा लेते, हम अपने लिए कम से कम रहने के लिए तो बढ़िया व्यवस्था कर लेते। लेकिन मेरे पास 8 लाख रुपया कभी आया ही नहीं। हमने कोई कर्ज उनसे इतना बड़ा लिया ही नहीं, लेकिन मेरे लिए 8 लाख रुपए कर्ज की व्यवस्था उन्होंने कर दी, ऐसा वो कहते हैं। और अब उसी लिए हम लगातार मजदूरी कर रहे थे। एक व्यक्ति कहता है कि कुछ हजार रुपए हमने लिए थे, ये बात सच है, लेकिन वो कुछ हजार रुपए कैसे लाखों रुपए में तब्दील हो गया हमें पता ही नहीं चला। ये तमाम लोग जो अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे हैं, उनके नाम के आगे का टाइटल मांझी है। वो महादलित परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और अब रामाशीष यादव अपने ईंट भट्ठे पर उनसे काम करवा रहा था। और कैसे काम करवा रहा था? ऐसे काम करवा रहा था कि एक पीढ़ी पहले जो व्यक्ति है उसने कर्ज लिया है या उसके ऊपर उन्होंने जबरन कर्ज चढ़ा दिया है और अब उसकी बहू उसके यहां काम करके कर्ज चुका रही है। आप इस कहानी को समझने का प्रयास कीजिए। अब हम उसी कहानी को पढ़ रहे थे तो एक महिला अपनी कहानी को बताते हुए वहां पर कहती है, जो दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में जिक्र करता है कि अगर एक दिन हम काम करने नहीं गए तो हम काम करेंगे तो हमें मजदूरी मिलेगी, नहीं काम करेंगे तो हमें मजदूरी नहीं मिलेगी। लेकिन होता यह है कि 500 रुपए का कर्ज
हमारे ऊपर चढ़ा दिया जाता है। मतलब कि एक दिन अगर हम काम करने नहीं गए तो 500 रुपए का कर्ज हमारे ही ऊपर चढ़ गया। काम भी हम करें, अगर काम करने हम नहीं गए तो कर्ज भी हमारे ही ऊपर चढ़े। आप समझिए कि पूरा का पूरा वो सिस्टम क्या था। जब प्रशासन वहां पर छापेमारी करती है तो रामाशीष यादव फरार हो गया, वो भाग गया। उसका मुंशी था देवेंद्र यादव जिसका नाम है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। और दिलीप यादव रामाशीष यादव का बेटा है। एक कहानी हम पढ़ रहे थे जिसमें एक व्यक्ति वहां पर सालों काम करता है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, हर कोई काम करता है। वह व्यक्ति जब अपनी मजदूरी के बारे में बातचीत करने दिलीप के पास जाता है, जो रामाशीष यादव का बेटा है, तो दिलीप यादव कहता है कि पापा ने रखा था तो हिसाब पापा करेंगे। वो रामाशीष यादव के पास जाता है। रामाशीष यादव कहते हैं कि बेटे दिलीप ने तुम लोगों को रखा था तो बेटा दिलीप इसका हिसाब करेगा। और दोनों बाप और बेटे मिलकर हिसाब करते ही नहीं, उल्टा हिसाब अगर वो मांगता है तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और इसके बाद से उल्टा उसके ऊपर दिखाते हैं कि इतने हजार, इतने लाख रुपए का कर्ज है। पूरा का पूरा परिवार पिछले 30 सालों से इसी जाल में फंसा हुआ था। और पूरा का पूरा परिवार नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव, क्योंकि वहां से कई दर्जन लोगों को डीएम के आदेश पर मुक्त कराया गया। फिलहाल जो एक सामाजिक व्यवस्था ऊपरी तौर पर टेलीविजन पर बैठकर पिछले कुछ सालों में खींची गई है कि नहीं, जो भूमिहार है, राजपूत है, ब्राह्मण है, अगड़ी जातियों के लोग वही अत्याचार कर रहे हैं, वही शोषण कर रहे हैं, वो शोषक वर्ग है। आप अगर इस कहानी को सुनेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि ना, शोषक वर्ग वही है जिसके पास बल है, जिसके पास पैसा है। हर जगह, हर इलाके के हिसाब से शोषक वर्ग अलग अलग है। जिसके पास पैसा है वो अपने से कमजोर का शोषण कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही सच्चाई है। बाकी राजनीति करने वाले जातियों के चश्मे से देखते हैं, तो हमने भी जाति के हिसाब से इस घटना को समझाने का प्रयास किया है। बाकी गया जिले का ये पूरा का पूरा मामला बिहार के, जहां पर ईंट भट्ठा चलाने वाला रामाशीष यादव, उसका बेटा दिलीप यादव, ये तमाम लोग मिलकर दशकों से जो महादलित परिवार हैं, उन महादलित परिवारों को बंधुआ मजदूर बनाकर रख रहे थे। और अगर वो काम ना करे एक दिन तो उल्टा उन बंधुआ मजदूरों पर कर्ज चढ़ा देते थे, और ऐसा कर्ज कि उस कर्ज को वो परिवार फिर कभी चुका ही नहीं पाता था। बाकी हमने आपको पूरी कहानी बताई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम बातचीत करें, उस पर भी वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।